नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के टीयर 3 और टीयर 4 के लिए जीके जीएस का 5वां क्लास है और हर एक क्लास में हम लेकर आते हैं आप लोगों के लिए 15-15 क्वेश्चन जो कि आपके 40 नंबर के जीके जीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कर्क रेखा की, और कर्क रेखा जो है वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वे 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, जो भारत को 2 बराबर भागों में उत्तर और दक्षिण में बांटती है। ये 8 राज्य जो हैं वह इस प्रकार से हैं। आपका सबसे पहले आपका राजस्थान है, उसके बाद दूसरा राज्य आपका आता है गुजरात, तीसरा राज्य आता है मध्य प्रदेश, चौथा राज्य आता है छत्तीसगढ़, पांचवा राज्य आता है झारखंड, छठा राज्य आता है वेस्ट बंगाल, सातवां राज्य आता है त्रिपुरा और आठवां राज्य आता है मिजोरम। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि कर्क रेखा जो है वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और इनमें से जो सही ऑप्शन होता है वो होता है आपका ए, कि झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम। आंसर आपका सही होता है ए। अब यहाँ पे कर्क रेखा के अन्य फैक्टों की अगर बात करें तो कर्क रेखा जो है वह कुल कितने देशों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वह 17 देशों से होकर गुजरती है। अगर मकर रेखा की बात की जाए तो मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं और यह कुल 10 देशों से होकर गुजरती है। और भूमध्य रेखा की अगर बात की जाए तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं और यह पृथ्वी को 2 बराबर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। और भूमध्य रेखा जो है वह कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। तो ये इसके फैक्ट हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जलवायु से संबंधित ENSO क्या है? तो यहाँ पर भारतीय जलवायु से संबंधित जो ENSO उसके लिए सही आंसर होता है आपका बी, एल नीनो साउदर्न ओसिलेशन। एल नीनो साउदर्न ओसिलेशन जो है वह आपका ENSO का पूरा नाम होता है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि एल नीनो जो है वह स्पेनिश भाषा का शब्द है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा बच्चा, छोटा बच्चा। अब इसके बारे में जानते हैं कि एल नीनो का जो नामकरण किया गया था वह पेरू के मछुआरों द्वारा किया गया था और छोटा बच्चा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि शिशु ईसा के नाम पे, ठीक है, ईसा के नाम पे इसे शिशु ईसा के नाम से भी जाना जाता है। और यह नामकरण किए जाने के पीछे कारण ये है कि एल नीनो का जो प्रभाव पड़ता है वह क्रिसमस के आसपास ही पड़ता है, क्रिसमस के आसपास ही इसका प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसे क्राइस्ट मतलब कि क्राइस्ट के नाम से इसका छोटा बच्चा यहाँ पे इसका नाम रखा गया। अब यहाँ पे जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र के समुद्र के तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में आए बदलावों के लिए उत्तरदायी समुद्री घटना को एल नीनो कहा जाता है। यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट की पर स्थित इक्वाडोर, चिली और पेरू देशों के तटीय समुद्री जल में कुछ सालों के अंतराल पर घटित होती है। एल नीनो का प्रभाव जो है वह भारतीय मानसून पर भी पड़ता है। यदि एल नीनो दक्षिण अमेरिका के तट पर अधिक सक्रिय हो जाता है तो भारत में अनावृष्टि, यानी कि भारत में अनावृष्टि का मतलब होता है कि वर्षा न होने की घटना क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है। तो इसी को हम एल नीनो कहते हैं, ठीक है। तो एल नीनो का अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी उत्पत्ति कहाँ पर होती है तो प्रशांत महासागर में। और देश कौन कौन से हैं जहाँ पे जिसके आसपास में इसकी उत्पत्ति होती है? तो चिली, पेरू और इक्वाडोर के आपके तटों पे इसकी उत्पत्ति होती है। इसका एल नीनो का प्रभाव तो प्रकाश होता है कि जब एल नीनो कभी कभी क्या होता है काफ़ी अधिक मात्रा में वर्षा कर देती है या तो काफ़ी अधिक मात्रा में क्या करती है सूखा के लिए उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया ENSO का क्या नाम है? तो एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन जो है यह ENSO का नाम है और एल नीनो का प्रभाव भारत में भी देखने को मिलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का उचित मिलान कीजिए। यहाँ पे बांधों के नाम दिए गए हैं और राज्यों के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पे दिया गया है आपका टिहरी बांध। तो टिहरी बांध जो है ए का आपका सही आंसर होता है कि टिहरी बांध जो है वह भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में बनाया गया है। उसके बाद सरदार सरोवर बांध जो बनाया गया है गुजरात राज्य में नर्मदा नदी के तट पर बनाया गया है। उसके बाद जो है आपका तुंगभद्रा जो है
वह तुंगभद्रा जो बांध बनाया गया है वह कर्नाटक में बनाया गया है, ठीक है, तुंगभद्रा। और हीराकुंड जो बांध बनाया गया है, ठीक है, हीराकुंड बांध जो बनाया गया है यह महानदी पर, ठीक है, महानदी पर बनाया गया है उड़ीसा राज्य में। तो ये इसका मैचअप होता है। तुंगभद्रा बांध कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी पर ही बनाया गया है। यहाँ पे अगर हम नदियों की बात करें तो टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी पर, सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में नर्मदा पर, तुंगभद्रा बांध कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा पर, तुंगभद्रा नदी बनाया गया है। और हीराकुंड बांध जो है वह ओडिशा राज्य में महानदी पर बनाया गया है। तो ये इसका सही मैचअप होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सही नहीं है। पहला कह रहा है आपका दलदली मिट्टी कच्छ के रण में देखने को मिलता है, तो बिल्कुल सही है कि दलदली मिट्टी कच्छ के रण में देखने को मिलता है। दूसरा कह रहा है कि नमकीन मिट्टी जो होता है वह मरुभूमि में देखने को मिलता है, तो ये भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि पीट मिट्टी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, तो ये सही नहीं है। और चौथा कह रहा है कि लेटराइट मिट्टी तमिलनाडु में देखने को मिलती है, तो यह भी आपका सही है। लेटराइट मिट्टी ऐसे क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पे अधिक मात्रा में वर्षा होता है। और उत्तर पूर्वी मानसून जो होता है ठंडी के समय में जब आता है तो यह तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर अच्छी खासी वर्षा करता है, जिसके कारण यहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। अब सी वाला क्यों सही नहीं है, तो पीट मिट्टी जैसा कि मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं पीट मिट्टी। तो पीट मिट्टी जो होता है इसे जैविक मिट्टी भी कहते हैं। पीट मिट्टी को जैविक मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही साथ इसमें अगर बात किया जाए कि इस मिट्टी को दलदली मिट्टी भी कहा जाता है। पीट मिट्टी को जैविक मिट्टी, दलदली मिट्टी कहा जाता है। और दलदली मिट्टी में फास्फोरस पोटास की अधिक मात्रा नहीं पाई जाती, लेकिन इसमें लवण की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका पूछा गया है पीट मिट्टी, तो पीट मिट्टी उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। पीट मिट्टी ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पे नमी, जैसे कि कच्छ के रण में जो पाई जाएगी वह कौन सी होगी, आपकी पीट मिट्टी। जैसा कि मैंने बताया पीट मिट्टी को जैविक मिट्टी भी कहा जाता है, दलदली मिट्टी भी पाया जाता है, और इसमें फास्फोरस और पोटास की मात्रा नहीं पाई जाती है। तो पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो सही आंसर होता है आपका सी कि पीट मिट्टी उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी आपकी दोमट मिट्टी पाई जाती है, जो कि जलोढ़ का ही एक रूप है, जलोढ़ मिट्टी का ही एक रूप है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आपका दोमट मिट्टी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती हैं। तो यहाँ पर हम आपसे अगर चर्चा करें कि अलकनंदा और भागीरथी नदी जो होती हैं वह देवप्रयाग में आकर मिलती हैं और यहीं से गंगा नदी बनती है, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती हैं तो उसी को हम लोग गंगा नदी कहते हैं। और गंगा नदी कुल 5 राज्यों में होकर बहती है। पहला राज्य है आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल। इन 5 राज्यों में बहती है। और सबसे अधिक लंबाई अगर पूछा जाए गंगा नदी की किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई है। और सबसे कम लंबाई जो गंगा नदी की वह झारखंड राज्य में है। अब यहाँ पे विष्णु प्रयाग क्या है, नंद प्रयाग क्या है, रुद्र प्रयाग क्या है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो अलकनंदा और धौली गंगा, अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ पर मिलते हैं उसे हम लोग विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं, विष्णु प्रयाग। और अलकनंदा और नंदाकिनी जहाँ पर मिलते हैं, अलकनंदा और नंदाकिनी जहाँ पर मिलते हैं उसे हम लोग नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। अगले अगर फैक्ट की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे अगला है कि अलकनंदा और पिंडार नदी जहाँ पर मिलते हैं, अलकनंदा प्लस पिंडार नदी जहाँ पर मिलते हैं उसे हम लोग कर्णप्रयाग के नाम से जानते हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ पे मिलती हैं, अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ पे मिलती हैं उसे रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं, रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे कि उपरोक्त 5 स्थान को पंचप्रयाग के नाम से जाना जाता है। और आपसे अगर पूछा जाए कि पंचप्रयाग किस राज्य से संबंधित है, तो पंचप्रयाग जो है
अगर आपसे पूछा जाए कि पंच प्रयाग जो है किस राज्य से संबंधित है, तो पंच प्रयाग जो है वह उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। हालांकि जो क्वेश्चन पूछा गया था कि अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर आकर मिलती हैं, तो सही आंसर होता है आपका सी कि अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में आकर मिलती हैं, और यहीं से गंगा, अलकनंदा और भागीरथी के संगम को हम लोग गंगा के नाम से जानते हैं। और यमुना से गंगा जहाँ पर मिलती है उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, जिसका वर्तमान समय में नाम है प्रयाग। तो गंगा और यमुना जहाँ पर मिलती हैं उसे हम लोग प्रयाग के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन इस्पात उद्योग के संबंध में सुमेलित है। तो पहला क्या है, तमिलनाडु सलेम, दुर्गापुर ओडिशा, भिलाई पश्चिम बंगाल और राउरकेला छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सुमेलित है, तो यहाँ पे तमिलनाडु सलेम जो है वह इस्पात उद्योग से सही सुमेलित है, तो सही आंसर होता है आपका ए। अब यहाँ पे अन्य ऑप्शंस के बारे में अगर जानते हैं, तो यहाँ पे जो दुर्गापुर है, ठीक है, दुर्गापुर ये जो है आपका पश्चिम बंगाल में है इस्पात उद्योग, और यह किसके सहयोग से बना था, तो ब्रिटेन के सहयोग से इसे बनाया गया था। दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल में है और इसे ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। उसके बाद राउरकेला जो है, राउरकेला जो है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है और इसे जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। राउरकेला को जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। और अगला जो है आपका भिलाई, भिलाई जो है यह छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, भिलाई जो है यह छत्तीसगढ़ में स्थित है, न कि आपका ओडिशा में। तो यहाँ पे भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है और इसे रूस के सहयोग से बनाया गया था। भिलाई को रूस के सहयोग से बनाया गया था। अन्य की अगर बात किया जाए तो बोकारो लौह इस्पात कारखाना और भिलाई इस्पात कारखाना जो है, जैसे कि इसके साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए बोकारो, तो बोकारो को भी आपके रूस के सहयोग से बनाया गया था। अब यहाँ पे है कि भारत का प्रथम वास्तविक रूप में निर्मित लौह इस्पात कारखाना जो है वह टिस्को है, टिस्को है। और इसे कब बनाया गया था, तो टिस्को की स्थापना साल 1907 में की गई थी और यह वर्तमान समय में जमशेदपुर में है, जो कि झारखंड राज्य में पड़ता है। तो भारत का प्रथम वास्तविक रूप से निर्मित लौह इस्पात कारखाने की स्थापना कब की गई थी, साल 1907 में, ठीक है। और यह कहाँ पर, तो वर्तमान समय के झारखंड राज्य में स्थित है, जमशेदपुर नगर में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित को सुमेलित करिए, ठीक है। और यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यानों के नाम दिए गए हैं और दूसरा आपका दिया गया है राज्य के नाम। तो काजीरंगा यहाँ पर दिया गया है, तो काजीरंगा जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा कहाँ पर है, तो काजीरंगा जो है असम में है, तो ए का हो जाएगा 2। उसके बाद दिया है बांधवगढ़, तो बांधवगढ़ कहाँ पे स्थित है, तो बांधवगढ़ जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है, तो बी का हो जाएगा 3। उसके बाद दिया है सी का नंदनकानन, तो नंदनकानन जो है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है, तो सी का हो जाएगा 4। और उसके बाद दिया है आपका मेलघाट, तो मेलघाट जो है वह कहाँ पर स्थित है, तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, तो डी का हो जाएगा 1। तो काजीरंगा जो है वह असम में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, नंदनकानन उड़ीसा में और मेलघाट जो है वह असम राज्य में स्थित है। इनके अलावा कुछ अन्य अगर राष्ट्रीय उद्यानों की हम बात करें तो सबसे अधिक पूछा जाता है गिर नेशनल पार्क, तो गिर नेशनल पार्क जो है गुजरात राज्य में स्थित है। बांदीपुर जो है, बांदीपुर जो है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। उसके बाद आपका पंचमढ़ी जो है, पंचमढ़ी यह मध्य प्रदेश में स्थित है। नागरहोल जो है यह भी कर्नाटक में है, नागरहोल। सुल्तानपुर जो है यह हरियाणा राज्य में स्थित है। तो यह कुछ आपके अन्य, इसके साथ दुधवा उत्तर प्रदेश में है, मानस जो है असम राज्य में स्थित है, किश्तवाड़ा जम्मू कश्मीर में स्थित है और कान्हा किसली जो है वह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो यह कुछ आपके अन्य राष्ट्रीय उद्यान रहे और ये इसका सही मैचअप रहा। अगला है कि दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर है, गोवा में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में। तो दूध सागर अगर जलप्रपात की बात की जाए तो दूध सागर जो जलप्रपात है दूध सागर मांडवी नदी पर स्थित है और यह मांडवी नदी किस राज्य में पड़ता है, तो गोवा राज्य में पड़ता है। तो इस प्रकार से सही आंसर होता है ए कि दूध सागर जो जलप्रपात है वह मांडवी नदी पर गोवा राज्य में स्थित है। अन्य जलप्रपात की अगर बात किया जाए तो चित्रकूट जलप्रपात जो है वह छत्तीसगढ़ में जो है इंद्रावती नदी पर है। चित्रकूट अगर जलप्रपात की बात की जाए, इंद्रावती नदी
और किस राज्य में? तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। गरसोप्पा जलप्रपात की अगर बात करें, जोग या गरसोप्पा, तो जोग के नाम से जाना जाता है। जोग या गरसोप्पा यह शरावती नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। उसके अलावा अगर शिव समुद्रम जलप्रपात की बात की जाए, शिव समुद्रम, तो यह भी आपका कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। कुचकल जलप्रपात की अगर बात की जाए, कुचकल, तो यह वराही नदी पर है और यह भी कर्नाटक राज्य में स्थित है। गोकक जलप्रपात की बात की जाए तो गोकक जलप्रपात जो है वह गोकक नदी पर है और यह भी कर्नाटक राज्य में स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात की अगर बात की जाए, हुंड्रू जलप्रपात, तो यह जो है वह स्वर्णरेखा नदी पर और यह झारखंड राज्य में स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात जो है वह स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड राज्य में स्थित है। तो यह कुछ अन्य जलप्रपात रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? मणिपुर में, असम में, तमिलनाडु में या अरुणाचल प्रदेश में? तो यहाँ पर जो है कि नामचिक नामफुक जो है अरे जो कोयला क्षेत्र है, यह चांगलांग जिला है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का जिला है चांगलांग, चांगलांग जिला है, यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो नामचिक नामफुक जो कोयला क्षेत्र है वह अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है। तो सही आंसर होता है डी। अन्य अगर यहाँ पे फैक्ट की बात करें तो अन्य फैक्ट जो आता है कि भारत में कोयला खनन वाणिज्यिक आधार पर सर्वप्रथम साल 1774 में शुरू किया गया था और दामोदर नदी के पश्चिमी किनारे पर रानीगंज क्षेत्र से निकाला गया था। तो पहला जो आपका कोयला खनन क्षेत्र है कहाँ से? तो रानीगंज, रानीगंज जो वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक कोयला किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है, तो भारत का 98% जो कोयला है वह गोंडवाना प्रकार के चट्टानों से निकाला जाता है। टर्सरी क्रम की जो चट्टान है उसमें सबसे अधिक पेट्रोलियम मिलता है और गोंडवाना क्रम के चट्टानों में सबसे अधिक कोयला मिलता है। भारत सरकार द्वारा कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम कब शुरू किया गया था? तो कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम शुरू किया गया था साल 1973 में। कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम साल 1973 में और 1 मई साल 1973 को कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण भारत में कर दिया गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कोल इंडिया लिमिटेड। आपसे अगर पूछा जाए कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना जो कि कोयले से संबंधित है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना जो की गई थी साल 1975 में की गई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो कोयला जो होता है वह अवसादी, जिसको हम लोग परतदार चट्टान के नाम से जानते हैं, में पाया जाता है। और भारत में सबसे अधिक किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो भारत में सबसे अधिक बिटुमिन्स प्रकार का कोयला पाया जाता है। बिटुमिन्स प्रकार का कोयला सबसे अधिक भारत में पाया जाता है। तो ये अन्य फैक्टर हैं इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? नीलगिरी, अन्नामलाई, सह्याद्री या पाल घाट? तो यहाँ पर जानते हैं कि नीलगिरी किसे कहते हैं? तो जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं उसे हम लोग नीलगिरी के नाम से जानते हैं और इसका विस्तार 3 राज्यों में, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अन्नामलाई क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह अन्नामलाई है। पाल घाट एक दर्रा है, पाल घाट दर्रा है जो कि केरल राज्य में पड़ता है। पाल घाट दर्रा जो है वह केरल राज्य में पड़ता है। तो कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में जो स्थित आपका पर्वत है उसे हम लोग सह्याद्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, सह्याद्री के, तो सही आंसर होता है आपका सी। कई बार ये पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री। और पूर्वी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्वाद्री के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ये इसके फैक्टर हैं। अब यहाँ पे जानते हैं कि उत्तरी सह्याद्री की ऊपरी सतह जो है वह बेसाल्ट लावा से बना हुआ है, बेसाल्ट लावा से बना है। और दक्षिणी सह्याद्री जो है यह ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों से बना है, ग्रेनाइट और नीस।
तो आपसे कई बार पूछा गया है कि दक्षिण भारत का जो है, ठीक है, दक्कन का पठार जो है, यह यहाँ पर किस प्रकार के आपके शैल पाए जाते हैं, तो ग्रेनाइट और नीस प्रकार के शैल पाए जाते हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि पाल घाट दर्रा जो है यह केरल राज्य में पड़ता है और यह कोयम्बटूर और कोचीन को जोड़ने वाला एक दर्रा है, ठीक है। तो यह सब आपके एक्सप्लेन रहे, उत्तर के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर होता है सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपका है कि पहला दिया है नाथुला दर्रा सिक्किम में, तो बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है आपका रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। तीसरा दिया है सिपकिला दर्रा जम्मू कश्मीर, तो ये गलत है क्योंकि सिपकिला दर्रा जो है वह जम्मू कश्मीर में नहीं हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिपकिला दर्रा जो है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और बोमडिला दर्रा जो है वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो ये भी सही है। तो सही आंसर होता है आपका सी, कि सही कौन सा नहीं है, तो सिपकिला दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा कुछ अन्य दर्रों की अगर बात की जाए, तो अगर आपसे पूछे काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा, तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। जोजिला दर्रा जो है, जोजिला दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। पीर पांजाल दर्रा जो है ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। तूजू दर्रा जो है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मणिपुर में स्थित है। उसके बाद दीफू दर्रा जो है ये अरुणाचल में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। उसके अलावा यांगयाप दर्रा भी जो है, यांगयाप दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। माना और नीति दर्रा जो है, माना और नीति दर्रा ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो ये कुछ और इम्पॉर्टेंट आपके दर्रे रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि रंगित नदी कहाँ बहती है, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में या मेघालय में। तो रंगित नदी जो है वह सिक्किम राज्य में बहती है, तो सही आंसर होता है ए, कि रंगित नदी जो है वह सिक्किम राज्य में बहती है। अब यहाँ पर जानते हैं इसके अन्य फैक्ट के बारे में। तो रंगित या इसको रंगित नदी जो है यह तीस्ता की एक महत्वपूर्ण उपनदी है। तो रंगित किसका, तो रंगित जो है किसकी सहायक नदी है, तो तीस्ता की, तीस्ता की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। रंगित नदी पर सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा पर NHPSC द्वारा 60 मेगावाट का विद्युत संयंत्र लगाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर रंगित नदी पर ही आपके सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा पर NHPSC द्वारा 60 मेगावाट का विद्युत संयंत्र भी लगाया गया है। रंगित नदी जो है हिमालय से निकलती है और साथ ही साथ रंगित नदी पर जोरथांग, पेलिंग और लेगसिप शहर भी अवस्थित है। तो आपसे पूछा जा सकता है जैसे कि कौन सा शहर किसके किनारे स्थित है, तो जोरथांग, जोरथांग, पेलिंग और साथ ही साथ आपका लेंगसिप जो शहर है यह आपका रंगित नदी पर ही स्थित है। दो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि रंगित नदी, ठीक है, कहाँ से निकलती है, तो रंगित नदी हिमालय से निकलती है। रंगित किसकी सहायक नदी है, तो तीस्ता की सहायक नदी है। और दो प्रमुख जो आपके शहर हैं जोरथांग, पेलिंग जो कि सिक्किम में है और लेंगसिप भी आपके सिक्किम में है, यह किस नदी किनारे बसे हुए हैं, तो रंगित नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जेलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में या हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर जेलेपला दर्रा जो है वह सिक्किम राज्य में स्थित है, तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पे जानते हैं कि दर्रा किसे कहते हैं, तो दो पर्वतों के बीच सकरे मार्ग को क्या कहा जाता है, दर्रा कहा जाता है। अन्य की अगर बात करें तो जेलेपला के साथ साथ नाथुला दर्रा भी जो है वह सिक्किम राज्य में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश में जो है वह बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दीपू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश की अगर बात किया जाए तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है, बारालाचला दर्रा है और सिपकिला और डेब्बास दर्रा, डेब्बास दर्रा जो है, डेबसा जो दर्रा है ये भी हिमाचल प्रदेश में है। और उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो माना, नीति और लिपुलेख, माना, नीति और लिपुलेख दर्रा जो है वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे जेलेपला दर्रा के बारे में पूछा गया था, तो जेलेपला के साथ साथ आप लोग नाथुला दर्रा भी याद रखिएगा कि सिक्किम राज्य में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, नर्मदा, गोदावरी, महानदी या कावेरी। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह गोदावरी नदी है। इसे दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में अगर जानें तो गोदावरी की कुल जो लंबाई है वह है
1465 किलोमीटर। और गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो नासिक, ठीक है, नासिक जो पड़ता है महाराष्ट्र, उसके त्र्यंबकम त्र्यंबकम पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। इसे दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। और इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये पूछा जाता है अगला कि जो है कि इसकी जो सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो इसकी सहायक नदियां जो है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसकी जो सहायक नदियां उनमें आता है प्रवरा, पूर्णा, मंजिरा, वेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, प्राणहिता, इसकी सहायक नदियां हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कि आपका प्रवरा, पूर्णा, मंजिरा, वेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा और प्राणहिता जो है इसकी सहायक नदियां हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? गंडक पर, गोदावरी पर, कृष्णा पर या तुंगभद्रा पर? तो नागार्जुन सागर जो परियोजना है वह कृष्णा नदी पर स्थित है। तो सही आंसर होता है सी। अब यहाँ पे जानते हैं इसके बारे में। तो नागार्जुन सागर जो परियोजना है वह कृष्णा नदी पे अगर आपसे पूछ जाए कि वर्तमान समय में किस राज्य में, तो तेलंगाना राज्य में, तेलंगाना राज्य में स्थित है। अगर गोदावरी की अगर बात की जाए तो गोदावरी पर जो है वह जायकवाड़ी परियोजना है, जायकवाड़ी परियोजना है जो कि गोदावरी पर है और यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य में गंडक परियोजना जो है वह गंडक नदी पर है, गंडक परियोजना गंडक नदी पर स्थित है और यह बिहार और उत्तर प्रदेश को लाभान्वित करते हैं। तो यूपी और बिहार इससे क्या होते हैं? लाभान्वित होते हैं। और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में तुंगभद्रा नदी पर ही तुंगभद्रा परियोजना है। ठीक है, तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है और इसका मुख्य विस्तार कर्नाटक है और इसके अलावा इसका हल्का सा विस्तार जो आता है वह आंध्र प्रदेश राज्य में आता है। तो ये अन्य सभी ऑप्शंस के डिटेल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।